This conference will now be recorded. तो पोर्टर 5 फोर्स मॉडल जो है, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल हमारा एक ऐसे मॉडल था जो कि माइकल ई पोर्टर ने 1979 के अंदर दिया था। ठीक है, माइकल ई पोर्टर एक फिलोसफर थे, मार्केटर के। उन्होंने 1979 में ये हमें मॉडल दिया, पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। इन्होंने इस मॉडल में क्या बताया कि इन्होंने 5 फोर्सेस हमें दिए, 5 माप दिए, जिनके थ्रू हम अपनी मार्केट को जान सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, अपने कंपटीशन, इनका जो मेन फोकस था वो कंपटीशन को जानना था, कंपटीशन को जान सकते हैं, जिससे कि हम अपने गोल्स को और प्रॉफिट को बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये माइकल ई पोर्टर ने 1979 में दिया था पोर्टर 5 फोर्स एनालिसिस। इसमें इंडस्ट्री का एनालिसिस होता था, बिजनेस स्ट्रैटेजी और अच्छी डेवलप हो सकती है अगर हम ये 5 फोर्सेस पे काम कर लेते हैं तो। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स इन्होंने पहले बताए थे पोर्टर 5 फोर्स मॉडल के। इसके फीचर्स थे क्या, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने 5 पॉइंट्स हमें दिए। उन 5 पॉइंट्स में इन्होंने बताया कि जो 3 पॉइंट है ना, वो जो 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट इज रिलेटेड टू द एक्सटर्नल सोर्सेज एंड अनदर 2 पॉइंट्स इज रिलेटेड टू द इंटरनल थ्रेट्स। इन्होंने बताया कि 5 फोर्सेज में से 3 फोर्सेज जो है वो कंपटीशन के हैं, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज से रिलेट करते हैं, एक्सटर्नल रुकावटें जो हमारे बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। और दो हमारे फोर्सेज ऐसे हैं जो कि हमारे इंटरनल थ्रेट्स के ऊपर बेस्ड है। इंटरनली जो इंटरनल थ्रेट्स है उसके अकॉर्डिंग जो इंटरनल रुकावटें आती हैं किसी भी बिजनेस की, उसमें ये मदद करते हैं हमारी। ठीक है, तो ये 5 फोर्सेस के 5 फोर्सेस उन्होंने दिए, 3 एक्सटर्नल के, 2 इंटरनल के। ठीक है, इसके बाद इसका एक फीचर तो ये हो गया कि इट इज मेंट फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा इसका है, इसके अंदर इन्होंने हमें कस्टमर्स, सप्लायर्स, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की कंपटीशन, इन सब की जानकारी इन्होंने इस मॉडल के थ्रू हमें दी। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें कंपटीशन कंपटीशन और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज, अफेक्टिव करने का जरिया दिया अपने इस 5 फोर्स मॉडल से। तो ये कुछ फीचर्स थे 5 फोर्स मॉडल के। 5 फोर्स मॉडल जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज गिवन बाय माइकल ई पोर्टर इन 1979। He provided a framework for industry analysis and business strategy development, and how to increase the profitability of the organization. These things can be कवर्ड इन 5 फोर्स मॉडल। अब अगर 5 फोर्स मॉडल की मैं आपको बताऊं, 5 फोर्स मॉडल जो है हमारा, दैट इज आइडेंटिफाइड 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, 5 पॉइंट्स के थ्रू हम इस मॉडल को बनाते हैं। ठीक है, और that affect the competition and profitability potentials. तो 5 फोर्सेस कौन कौन से हैं? The first force is threat of new competition. Second force is threat of substitutes. Third force is customer bargaining power. Then suppliers bargaining power. Then competitive rivalry. Repeating the forces again: threat of new competition, threat of substitutes, customer bargaining power, suppliers bargaining power, and competitive rivalry. ये 5 फोर्सेस पोर्टर ने हमें दिए। अब ये 5 फोर्सेस क्या क्या कहते हैं हम ये जानते हैं। सबसे पहला है हमारा थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन। थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन से आप क्या समझते हो, कोई मुझे समझा पाएगा? व्हाट इज दिस थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिशन? Yes, can anyone tell me what is threat of new competition?
Can anyone tell me what is threat of new competition? थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन क्या होता है? हमारे मार्केट में जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, ठीक है, वो सब आते हैं थ्रेट ऑफ न्यू कंपटीशन में। अब मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, गाइस मेरी आवाज आ रही है? This conference will now be recorded. क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल थिंकिंग? देखो, एक होती है हमारी नॉर्मल थिंकिंग, ठीक है। थिंकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि व्हाई स्काई इज ब्लू, व्हाई प्लांट्स नीड सन फॉर देयर सर्वाइवल, है ना। व्हाई डजंट शी लाइक मी, व्हाई डजंट ही लाइक मी। ये जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं, है ना। इज दिस टाइम ट्रैवल पॉसिबल? आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, ट्रैवल इज नॉट पॉसिबल। तो इस टाइप के कुछ तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर थिंकिंग, हम क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं किसी चीज को, है ना। एज यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग द आंसर्स, यू आर द फैक्ट थिंकिंग, यू आर थिंकिंग, ठीक है। बट क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली होता क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग डिपेंड्स ऑन आवर बिलीव्स। हमारा जो वर्ल्ड है ना पूरा, वो वर्ल्ड एक बिलीफ सिस्टम के पिलर के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। अगर बिलीफ सिस्टम नहीं होगा ना तो हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमारा जो है, हमारा दिमाग टिकता है। और बेसिकली इंडियंस तो बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम के ऊपर टिके हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं हर एक क्लास में एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप किसी प्राचीन मंदिर में जा रहे हैं, ठीक है, और उस प्राचीन मंदिर में आप जाके आप इसको आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। अगर आप वहां पे मतलब कि मंदिर में घुसने से पहले बाहर किसी पत्थर पे ना थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दो और 5 मिनट माथा टेक लो, तो पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। लोग क्या करेंगे? आपके पीछे लाइन लगा लेंगे। वो ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे माथा टेक के ही अंदर जाना है, नहीं तो आपकी यात्रा सफल नहीं होगी, है ना। तो ये क्या है? ये बिलीफ है हमारा कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ये बिलीफ है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं टीचर हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या गारंटी है मैं आपको ठीक ही पढ़ा रहा हूँ? व्हाट इज द गारंटी? व्हाट इज द गारंटी कि मैं आपको ठीक ही पढ़ा रहा हूँ? कोई गारंटी है? क्यों आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो? वाई यू आर बिलीविंग ऑन मी? आप मेरे ऊपर क्यों बिलीव कर रहे हो? किस लिए आप बिलीव कर रहे हो? क्या रीजन है जो आप मेरे पे बिलीव कर रहे हो? शुभम अपना माइक ऑफ कर लो, बहुत डिस्टरबेंस कर रहा है। वाई आप टीचर हो इसलिए विश्वास कर रहे हैं हम। ये बिलीफ सिस्टम है ना। बिलीफ सिस्टम क्या है? तुम मुझ पे विश्वास क्यों कर रहे हो? ड्यू टू माई एक्सपीरियंस, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि भाई सर एक्सपीरियंस है, तो सर ने ये चीजें एक्सपीरियंस की है, इसलिए वो हमें बता पा रहे हैं ये चीज। मानते होंगे भाई तुम, हम एक बच्चा अपने माँ बाप पे इतना विश्वास क्यों करता है? उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ना, कि भाई हमारे माँ बाप को इतना एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी हुई है, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। ये है हमारा बिलीफ सिस्टम। और ये बिलीफ सिस्टम ही क्या करता है? हमें क्रिटिकल थिंक करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? हम जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, दैट इज रिलेटेड टू बिलीफ, आर बिलीफ, ठीक है। दूसरा क्या है? एक अगर मैं अब आपको बताऊं, हमारे पास दो तरीके की थिंकिंग होती है। वन इज क्रिटिकल थिंकिंग, अनदर वन इज क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। और ये जो दोनों थिंकिंग है ना, ये दोनों थिंकिंग हमारे दिमाग के दो भागों के अंदर होती है। यू नो वेरी वेल, आवर ब्रेन है 4 पार्ट्स, जिसमें कि 2 पार्ट्स होते हैं हमारा। एक होता है लेफ्ट ब्रेन, एक होता है हमारा राइट ब्रेन, ठीक है ना। तो जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है ना, वो होता है थिंकिंग का कारण। फोर ब्रेन जो होता है वो हमारा याददाश्त का कारण होता है। और एक और ब्रेन होता है हमारा, वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, साइंस का टॉपिक है क्योंकि। तो ये दो जो ब्रेन है हमारा, लेफ्ट एंड राइट, ये जो है ये अलग अलग काम करते हैं हर एक व्यक्ति के, ठीक है। तो जैसे कि जो लेफ्ट ब्रेन है,
लेफ्ट ब्रेन इज लेफ्ट ब्रेन जो है, लेफ्ट ब्रेन हमारा बेसिकली इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए होता है। क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है ना, कभी भी देखना वो लोग क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। और जिनका राइट ब्रेन ज्यादा काम कर रहा होता है वो लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले मतलब कि क्रिटिकल, राइट वाले क्रिएटिव। क्रिएटिव, हाँ, जिनका मतलब कि राइट ब्रेन ज्यादा काम करता है वो क्रिएटिव होते हैं, जिनका लेफ्ट काम करता है वो हमारा ये कैसे क्रिटिकल होते पता हैं। चलेगा कि राइट कर रहा है या लेफ्ट कर रहा है? बता रहा हूँ, जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन वाले जो बंदे होते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है, वो बंदे कैसे होते हैं? लॉजिकल होंगे, ठीक है, रेशनल होंगे, एनालिटिकल होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना। वो हर एक पार्ट को देखेंगे, हर एक सिचुएशन के पार्ट को वो लोग देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। दे आर द रेशनल पीपल। और ये हैं लेफ्ट ब्रेन वालों के लक्षण। राइट ब्रेन वालों के लक्षण क्या होते हैं? वो रैंडम होते हैं, वो हैप्पीली लिविंग होते हैं, ठीक है, वो सब्जेक्टिव होते हैं, और वो हॉलिस्टिक होते हैं एक तरीके से। मतलब कि उनको क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है, वो जोली होते हैं भाई। ठीक है, अब जैसे कई लोग होते हैं, तुम उनको ये कहोगे ना, अरे यार पड़ोस में आग लगी, अरे यार लग गई तो लग गई, क्या कर सकते हैं आप, है ना भाई, क्या कर सकते हैं, अब लग गई, अब कुछ नहीं कर सकते, एम्बुलेंस बुला लो ज्यादा से ज्यादा। ये होते हैं राइट ब्रेन वाले। लेफ्ट फायर ब्रेन वाले ब्रिगेड क्या होंगे? बुलाते हैं। फायर ब्रिगेड, तेरा लेफ्ट ब्रेन चल रहा है। तेरा लेफ्ट ब्रेन चल रहा है अभी फिलहाल। तो जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं उनको क्या होता है, वो एकदम से ऐसे हो जाते हैं, अरे यार सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्या ना करें, चलो ये करके देख लेते हैं, ये करके देख लेते हैं। तो वो क्या है, वो क्रिटिकल थिंकर है। और जो राइट ब्रेन वाले हैं वो क्रिएटिव थिंकर हैं। अब ये क्या होता है, क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं ना, देखो दोनों थिंकिंग का रिजल्ट तो एक ही आता है। थिंकिंग का रिजल्ट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। हम कुछ भी थिंक कर रहे हैं तो उसके दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम सोच रहे हैं, या फिर हम सोच रहे हैं कोई डिसीजन लेने के लिए, है ना। लेकिन डिफरेंस क्या है, जो क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं ना, जो राइट ब्रेन वाले होते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज बहुत आते हैं, वो अपने आइडियाज के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। वो अपने आप में ही मस्त होते हैं, उनको सिर्फ अपने आइडिया से मतलब होता है, उनके पास आइडियाज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल थिंकर होते हैं ना, क्रिटिकल थिंकर क्या करेंगे, क्रिटिकल थिंकर आइडिया अगर उनके पास आ भी गया ना, तो वो क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, रीजनिंग्स ढूंढेंगे, उसके बाद ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी उनकी, या फिर कोई डिसीजन पे वो पहुंच पाएंगे। मतलब कि उनको हर एक चीज में रीजनिंग्स दिखती हैं भाई। अगर तुमने उसको बता दिया कि भाई है ना पृथ्वी गोल है, तो उनके दिमाग में सडनली ऐसे हो जाएगा, पृथ्वी गोल है तो हम पृथ्वी पे रह कैसे रहे हैं, हम लुढ़क क्यों नहीं रहे पृथ्वी पे, गोल चीज के ऊपर तो हम कोई भी बंदा टिक ही नहीं सकता, है ना। तो वो होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। तो समझ में आया क्रिटिकल थिंकर बेसिकली क्या होता है। और क्रिटिकल थिंकर जो है ना, वो कंप्लीटली हमारे बिलीव्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जब हम जहां पे भी हमारा बिलीफ आता है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अराइज वही होते हैं, है ना। तो ये होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। जैसे कि क्रिटिकल थिंकर का अगर मैं एग्जांपल दूं, जो लोग क्रिटिकली नहीं सोचते वो क्या करेंगे, उनको ना आज के जमाने में बेवकूफ कहते हैं, मतलब कि ये बेवकूफ है, या फिर इसको कह देंगे पागल है, या फिर एक हम गाली का यूज करते हैं वो उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकर बेसिकली जो क्रिटिकल थिंकर नहीं होते ना, वो क्या करेंगे, वो कुछ सोचते नहीं है कुछ भी काम करने से पहले, बस उनको क्या है, उनके दिमाग में जो आता जाएगा वो करते जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेड़ पे बैठा हूँ, पेड़ की टहनी पे बैठा हूँ और मुझे पेड़ काटना है, ठीक है, तो अगर मैं क्रिटिकल थिंकर नहीं हूं ना, तो मैं क्या करूंगा, जहां मैं बैठा हूँ ना वहीं से पेड़ काटे जा रहा हूँ, जबकि मैं ये नहीं सोच पा रहा कि मैं गिर जाऊंगा नीचे अगर मैंने ये टहनी काट दी तो इट मीन्स मैं क्रिटिकल थिंकर नहीं हूँ। बट अगर मैं क्रिटिकल थिंकर हूँ तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई मुझे पेड़ काटना है, तो मैं जिस टहनी पे बैठा हूँ या तो मैं उससे अलग टहनियां काटूं, या फिर जो जितने स्पेस में बैठा हूँ स्पेस को छोड़ के आगे वाली टहनी काट दूं, है ना।
तो ये है क्रिटिकल थिंकर के बीच का वो, ठीक है। तो क्रिटिकल थिंकर होते क्या है? क्रिटिकल थिंकर बेसिकली दे गैदर एंड असेस द इंफॉर्मेशन इन लॉजिकल, बैलेंस्ड एंड रिलेटिव वे टू रीच द कंक्लूजन, ठीक है। दे जस्टिफाई देयर आर्ग्यूमेंट, देयर रीजनिंग, दे आर बेस्ड ऑन द एविडेंस, देयर थिंकिंग आर बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो ये होते हैं क्रिटिकल थिंकर, जो कि इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं, उनके कंक्लूजन होता है उनके पास एक, उनके पास अपने आर्ग्यूमेंट, अपनी बहस की रीजंस होते हैं, और उसके भी अलावा उनके पास एविडेंस होते हैं, किसी ना किसी तर्क होते हैं उनके पास। वो होते हैं हमारे क्रिटिकल थिंकर। यही होते हैं क्रिटिकल थिंकर की डेफिनेशन। दे मेक द रीजनेबल इंटेलिजेंट डिसीजन अबाउट व्हाट टू बिलीव एंड व्हाट टू डू, ठीक है। दे फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट द कन्वीनियंट कंसीविंग द रीजंस इन सपोर्ट ऑफ कंक्लूजंस। उनके पास एक कंक्लूजन होगा हर एक बात का, ठीक है। दे आइडेंटिफाई, एनालाइज एंड इवेलुएट द आर्ग्यूमेंट। वो सारे आर्ग्यूमेंट को एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं क्रिटिकल थिंकर्स। ये है क्रिटिकल थिंकर की डेफिनेशन। अब क्रिटिकल थिंकिंग के ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब कि दीज स्टैंडर्ड्स आर यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं क्रिटिकल थिंकर्स के, ठीक है। वो क्या है? वो है क्लैरिटी, अश्योरेसी, प्रिसीजन। एक्यूरेसी क्या होता है? अभी बताता हूँ आगे, पहले पॉइंट सुन लो। क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेलेवेंसी, डेप्थ, ब्रेथ, लॉजिक एंड फेयरनेस। ये स्टैंडर्ड्स हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के, ठीक है। अब इनके ये जो आठ हमने स्टैंडर्ड्स किए, इनके एक एक के बारे में हम बात करेंगे कि ये होते क्या हैं बेसिकली, क्यों ये यूनिवर्सली अडॉप्टेड हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में अब बात करते हैं कि ये क्यों यूनिवर्सली अडॉप्टेड है। पहले ये बताओ, क्रिटिकल थिंकिंग की डेफिनेशन आपको पता चल गई? यस सर। ओके। ये जो मैंने आपको क्लैरिटी, एश्योरेंस, प्रिसीजन, रेलेवेंस, डेप्थ, ब्रेथ, लॉजिक, फेयरनेस, ये जो स्टैंडर्ड्स बताए हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स आर डिपेंडेंट ऑन सम एलिमेंट्स ऑफ थॉट। हम जो सोचते हैं ना, उनके कुछ एलिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। हमारे सोच के एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्वेश्चन हियर अराइज इज दिस, कि हमारी सोच के एलिमेंट्स क्या होंगे? जैसे कि पर्पस, क्वेश्चन ऑफ इशू, इंफॉर्मेशन, इंटरफेरेंस, concepts, assumptions, implementations, point of view। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमारे थॉट्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो ये डिपेंडेंट है इन सब पे। जैसे कि पर्पस इज रिलेटेड टू द डेप्थ, क्वेश्चन ऑफ इशू इज रिलेटेड टू द ब्रेथ, इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द लॉजिक, significance is related to the information, another fairness is related to the concept, or clarity is related to the assumptions, accuracy is related to the implementation, precision is related to the point of view, and relevance is also related to the point of view। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्टैंडर्ड्स हैं वो बेस्ड होते हैं। अब पहला आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी होती है लाइक क्लैरिटी इज अ वे ऑफ अ कम्युनिकेशन। लाइक अगर दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट लाइक मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो आप लोगों को क्लियर हो पा रहा है? ठीक है। लाइक मैं बोले जा रहा हूँ बट आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा उस बात का, आपके पास कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा उस बात का, तो क्या मेरी क्लास लेना सफल हुआ? नहीं हुआ। तो ये होते है क्लियरिटी, ठीक है। क्लैरिटी इज अ गेटवे स्टैंडर्ड। इफ अ स्टेटमेंट इज अनक्लियर, वी कैन नॉट डिटरमिन वेदर इट इज एक्यूरेट और रेलेवेंट। In fact, we can't tell anything about it because we don't yet know what it is saying।
क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है हमारी वर्डिंग्स में, क्योंकि जब तक अगर क्लैरिटी नहीं होगी तब तक हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे दिमाग में अनक्लियर रहेंगी, है ना। और वो अनक्लियर स्टेटमेंट क्या करेंगी, हमें एक्यूरेट कंक्लूजन तक नहीं जाने देंगी, ठीक है। तो वो होती है क्लैरिटी, कि जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसके बारे में सबसे पहले आप क्लियर होने चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस से आगे उस चीज को डिलीवर कर पाओगे, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को आज क्लास लेने आया और मैंने टॉपिक लिया क्रिटिकल थिंकिंग, तो पहले मुझे बहुत अच्छे से इसको कॉन्फिडेंस लेना है इस टॉपिक को, कि भाई कोई स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो मैं अटकू ना कहीं पे, मैं हर एक आंसर दे पाऊं, वो कहलाएगी क्लियरिटी, ठीक है। सेकंड इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी आप कह सकते हो अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर बट नॉट एक्यूरेट। स्टेटमेंट क्लियर तो है पर एक्यूरेट नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग मेरे पास आई हैव अ डॉग जिसका वेट 600 किलो है। मैंने स्टेटमेंट दी, देखो अब तुम्हारे पास खुद आ गया ना, तुमने रिएक्ट किया कि 600 किलो, तो ये क्या है, ये आता है एक्यूरेसी, कि भाई मैंने स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट तो तुम्हें क्लियर होगी कि भाई सर कह रहे हैं कि उनके पास एक कुत्ता है जो कि 600 किलो का है, स्टेटमेंट तो क्लियर है तुम्हारे दिमाग में। बट यहाँ पे एक्यूरेसी आ गई कि तुम्हारे दिमाग में आया यार क्या बकवास करो, 600 किलो का कुत्ता होता है क्या। एक्यूरेट नहीं है ये स्टेटमेंट, इट मींस, है ना। मतलब कि जैसे कि तुम्हारा रिएक्शन था, ओ रियली, आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट बिलीव यू, तुम्हारा रिएक्शन इस टाइप का था, है ना। तो ये होती है एक्यूरेसी, ठीक है। मतलब कि हाउ कुड वी फाइंड आउट दैट इट इज ट्रू, हाउ कुड वी चेक दैट, हाउ दैट रियली इट्स ट्रू, तो ये होती है एक्यूरेसी। थर्ड वन इज प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन आप कह सकते हो अ स्टेटमेंट कैन बी बोथ क्लियर एंड एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज्ड। स्टेटमेंट आपकी क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, बट प्रिसाइज्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, जैसे दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कहा कि भाई है ना लवलेश सर इज ओवरवेट, है ना। तो एक बच्चे ने एक के कान में कहा कि लवलेश सर इज ओवरवेट, तो स्टेटमेंट हो गई, क्लियर भी है एक्यूरेट भी है ना, कि भाई भाई जो लवलेश सर है वो मोटे हैं, ये बात जायज जा रही है, क्लियर भी हो रही है और एक्यूरेट भी हो रही है, ठीक है। बट सेकंड वाला जो जिसके कान में उसने बात कही, वो क्या सोच रहा है, वो ये सोच रहा है दैट्स ट्रू, हाउ मच ओवरवेट ही इज, क्या वो मतलब कि अपने हाइट के अकॉर्डिंग 20 किलो ज्यादा है, 30 किलो ज्यादा है ना। द स्टेटमेंट इज क्लियर एंड एक्यूरेट बट इट इज नॉट प्रिसाइज्ड, हमें पता नहीं है उसके बारे में, है ना। तो वो होती है हमारी प्रिसीजन। इसके अंदर जैसे कि इसको और अच्छे से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो, इसमें ये क्वेश्चन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कुड यू गिव मोर डिटेल्स। अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट आ जाती है आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग के दौरान, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो सामने वाले से, क्या आप और डिटेल दे सकते हो इसके बारे में, या कुड यू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट इट, क्या आप और स्पेसिफिक हो सकते हैं इसके बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल शुभम ने संदीप को कहा कि लवलेश सर इज मोर ओवरवेट, तो संदीप अगर क्रिटिकल थिंकर है ना, तो तुरंत उससे ये पूछेगा कि प्लीज गिव मी मोर डिटेल अबाउट इट, या फिर प्लीज गिव मोर स्पेसिफिकेशंस अबाउट इट, है ना। और क्रिटिकल थिंकर नहीं है तो उसके दिमाग में, संदीप के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, यार वो मोटा तो दिख रहा है पर कितना मोटा है, 2 किलो, 20 किलो, 10 किलो अपने वेट से, है ना। तो ये होता है प्रिसीजन, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा प्रिसीजन के बाद, फोर्थ आता है हमारा, हमने किया क्लैरिटी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। नेक्स्ट इज रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है, अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। स्टेटमेंट तीनों है, क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, बट नॉट रिलेवेंट टू द क्वेश्चन एट इशू।
वो स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं है उस क्वेश्चन के, ओके। ठीक है, वो कहलाएगी आपकी रेलेवेंसी, कि आप कोई भी जो स्टेटमेंट दे रहे हो उसको रेलेवेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक टीचर ने एक स्टूडेंट से क्वेश्चन या फिर एक स्टेटमेंट दी, एक टीचर ने स्टूडेंट को, द एफर्ट्स डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डियर, आई एम रिपीटिंग इट, द एफर्ट्स डज नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डियर, टीचर ने कहा, और स्टूडेंट के दिमाग में क्या आ रहा है, I have given good efforts in studies all semester, so I should get 100% marks. स्टूडेंट ने टीचर को कहा कि मैं बहुत अच्छे एफर्ट्स दे रहा हूँ अपनी स्टडीज में और बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, वो स्टूडेंट की थिंकिंग है, ठीक है, और वो टीचर को कह रहा है तो मुझे 100% मार्क्स मिलने चाहिए, पर टीचर ने उसकी स्टेटमेंट को क्या रिप्लाई किया कि द एफर्ट्स कैन नॉट मेजर द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग। क्वालिटी भी तो डिपेंड होती है ना लर्निंग, भाई एक बच्चा है जो खाली सिर्फ एक बार रीड कर लेता है और उसके फैक्ट सारे क्लियर हो जाते हैं, और एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ता है तब भी उसके फैक्ट्स क्लियर नहीं होते, है ना। तो एफर्ट्स तो दोनों कर रहे हैं ना, एक बच्चा ज्यादा एफर्ट करे तो वो क्या है, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रेलेवेंसी जो है, हाउ इज दैट कनेक्ट टू द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हो, वो रेलेवेंसी कहलाती है। या फिर हाउ डज दैट बियर एन इशू, और किस तरीके से आप उस इशू को बियर कर रहे हो, वो रेलेवेंसी कहला रही है। जैसे कि बच्चे ने क्वेश्चन तो किया पर वो क्वेश्चन रेलेवेंट नहीं हो पाया उसका, है ना, मतलब क्वेश्चन तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ना बता के और चीजें बताना। हाँ, मतलब कि देखो, जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि भाई मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं स्टडीज बहुत अच्छी कर रहा हूँ, तो मुझे 100% मार्क्स मिलने चाहिए, है ना। इट मीन्स उसने स्टेटमेंट जो दी वो क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है ना, बट वो रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने आखिरी में ये बोल दिया मुझे तो 100% मार्क्स मिलने चाहिए। अगर वो यहां तक रखता ना कि टीचर, आई एम अ हार्ड वर्कर, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड एंड स्टडिंग वेरी हार्ड, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय रिजल्ट व्हाट इट वुड बी, तो ये जो स्टेटमेंट होती, ये आपकी रेलेवेंस भी हो जाती, प्रिसाइज भी हो जाती, एक्यूरेट भी हो जाती और क्लियर भी हो जाती। बट बच्चे ने आखिरी में क्या बोल दिया, आई शुड गेट ए ग्रेड, मुझे A+ मिलना चाहिए, भाई मैंने जो मेहनत किया है, तो बाकी के बच्चे भी तो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा जरूर थोड़ी कि तू ही मेहनत कर रहा है सिर्फ, है ना। तो मींस जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो रेलेवेंस भी होनी चाहिए अपने क्वेश्चन से, अपनी इश्यू से। ऐसा ना हो कि आपको बोला तो है गाय का प्रस्ताव लिखने के लिए और आप व्याख्या कर रहे हो खुट्टे की, है ना, जिससे वो गाय बांधी जाती है। तो 5वां स्टैंडर्ड आता है डेप्थ। डेप्थ क्या है? अ स्टेटमेंट कैन बी क्लियर, एक्यूरेट, प्रिसाइज एंड रिलेवेंट बट नॉट सुपरफिशियल। स्टेटमेंट हमारी क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, रेलेवेंट भी है, बट वो सुपरफिशियल नहीं है, वो कहलाती है डेप्थ। तब हमें स्टेटमेंट की डेप्थ में जाना पड़ता है। जैसे कि हाउ डज योर आंसर एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज इन द क्वेश्चन, आपका जो आंसर है वो क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच पा रहा है। हाउ आर यू टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रॉब्लम इज इन क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप उसको कितना तक टैकल कर पा रहे हो। इज दैट डीलिंग विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, क्या वो क्वेश्चन बहुत सिग्निफिकेंट फैक्टर से डील कर रहा है, ये होता है। जैसे कि टेक एन एग्जांपल ऑफ ड्रग्स है, ड्रग्स के पैकेट्स के ऊपर हर एक जगह पे लिखा हुआ है से नो टू ड्रग्स, है ना, से नो टू ड्रग्स हर एक जगह पे मेंशन्ड है, हर एक जगह पे इश्तिहार निकलता है। बट एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, बट नोबडी टेल अस व्हाई नोबडी टेल अस, क्यों हमें किसी ने बताया नहीं, हमें इसकी फिर भी लत लग गई, क्यों हमें नहीं बताया गया शुरू से ही, बचपन से ही जो हमें इसकी लत लग गई, या ये ऐसे इसका बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हम। तो क्या हुआ, बच्चा उस स्टेटमेंट की डेप्थ तक जा रहा है ना।
भाई एक स्टेटमेंट आ गई, से नो टू ड्रग्स, बट बच्चा कह रहा है व्हाई एनीवन कांट टेल मी कि हमें ड्रग्स को नो कहना चाहिए, मुझे क्यों किसी ने नहीं कहा। तो वो क्या उसकी डेप्थ तक जा रहा है, उसके दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तो इस ऐसी स्टेटमेंट्स में क्या होता है, स्टेटमेंट क्लियर भी है, एक्यूरेट भी है, प्रिसाइज भी है, रेलेवेंट भी है। जस्ट से नो टू ड्रग्स क्लियर हो रही है, स्टेटमेंट एक्यूरेट भी है, हमारी स्टेटमेंट प्रिसाइज भी और रेलेवेंट भी है सोसाइटी से, है ना, क्योंकि इसमें हमारी एक सोसाइटी डेवलपमेंट है। बट सुपरफिशियल नहीं है ये, है ना। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके से मना कर रहे हैं और वो मार्केट में चीज बिक भी रही है, उसके डब्बों पे छाप छाप के इट कोजेस कैंसर। सुपरफिशियल नहीं हुई ना ये बात। तो ये हो गया डेप्थ। देन मूविंग टू द ब्रेथ। व्हाट इज ब्रेथ? ब्रेथ क्या होती है? a line of reasoning may be clear, accurate, precise, relevant and deep. पांचों चीजें हो रही है, but still ignore another side of the argument. तब भी वो कहीं ना कहीं कोई गैप छोड़ देती है आर्ग्यूमेंट का, तो उसमें हमें ब्रेथ की जरूरत रहती है। ठीक है, जैसे कि एक स्टूडेंट पूरी रात पढ़ रहा है, पूरी रात दिन लगा के पढ़ रहा है, तो स्टूडेंट के दिमाग में आया वाज स्टडिंग ऑल नाइट, पूरी रात पढ़ना चाहिए, पूरी रात पढ़ा मैं। ठीक है, दूसरी ओर you got 0 marks for participations because you didn't participate in class discussion at all. टीचर ने उसको बोल दिया कि आपको 0 नंबर मिलते हैं पार्टिसिपेशन के, क्योंकि आपने क्लास में पार्टिसिपेशन ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ठीक है, तो उसकी जो स्टडी है, जो वो रात को पढ़ रहा है, क्या फायदा रहा उसका, जब अगर वो क्लास में अपना पार्टिसिपेशन ही नहीं दे रहा, तो उसकी रात की स्टडी जीरो हो गई ना। क्योंकि हमारे जो मार्क्स होते हैं, हमारे मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो होते हैं हमारी क्लास एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें ब्रेथ की नीड रहती है। डू वी नीड टू कंसीडर अनदर पॉइंट ऑफ व्यू? क्या हमें दूसरा पॉइंट ऑफ, यहाँ पे टीचर को नहीं देखना चाहिए कि बच्चा भाई क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो हो सकता है उसको कोई पर्सनल इशू हो सकता है उसके घर में कोई डिस्टरबेंस हो सकता है कि बच्चा पूरी रात सोया ना हो सकता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो, कुछ भी हो सकता है। तो टीचर को क्या दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना चाहिए, या स्टूडेंट्स को दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना चाहिए, है ना। तो ये होता है ब्रेथ। इज देयर एनी अनदर वे टू लुक एट दिस क्वेश्चन? क्या इस क्वेश्चन को देखने के लिए कोई अलग व्यू भी हो सकता है? हो सकता है जब टीचर ने कहा कि आपको 0 नंबर मिलता है, तो स्टूडेंट तुरंत कह दे, उसके क्वेश्चन हुआ ना, ये एक बच्चे के लिए तो क्वेश्चन होगा कि आपको 0 नंबर मिल रहे हैं क्योंकि आपने ये नहीं किया। तो इस स्टेटमेंट जब बच्चे को दी गई, तो बच्चा अगर क्रिटिकल थिंकर है ना, वो तुरंत कह देगा कि मिस आई एम वेरी सॉरी फॉर माई बिहेवियर, आप ऐसा करो, मुझे ना कोई असाइनमेंट दे दो, या फिर है ना आप मुझे एक और ऑप्शन दो, एक और मुझे मौका दो। तो वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन को एक दूसरे वे में देख रहा है, स्टेटमेंट को एक दूसरे वे में देख रहा है कि हो सकता है मैं इसका दिमाग थोड़ा ठंडा कर सकूं, है ना। पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया उसने। तो ये होता है ब्रेथ। देन 7th स्टैंडर्ड अराइजेस फॉर क्रिटिकल थिंकिंग इज लॉजिक। अब क्या है, देखो, when the combination of thoughts are mutually supported and make sense of combination, the thinking is logical. जब हमारे थॉट्स कंबाइन होते हैं और हमारी सेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बना देते हैं, ठीक है, तो क्या है, वी आर अ लॉजिकल थिंकर। जैसे कि तुमने देखा होगा मूवीज में सुपर हीरोज को दिखाते हैं, है ना। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो उन मूवीज में सबसे ज्यादा लॉजिक दिखाया जाता है। अगर एक एग्जांपल दूं मैं मूवी का, लूसी अगर आपने देखी हो, तो लूसी मूवी क्या है, पूरी आर्टिफिशियल और माइंड इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड मूवी है। तो उसमें क्या बताया, उसमें सारा लॉजिकल दिया हुआ है, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में बताया हुआ है। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, जैसे कि तुमने देखा होगा, ऐसा दिखाते हैं कि जिनका दिमाग, हमारा जो दिमाग है ना, अगर हम अपना 20% भी दिमाग यूज करने लग जाए ना, ह्यूमंस अगर 20% भी दिमाग यूज करने लग जाए, तो ही और शी विल बिकम सुपर हीरो।
उसको क्या है, उसको कोई भी चीज दिखने लग जाएगी। मतलब कि अगर वो किसी पेड़ को देखेगा ना, तो उस पेड़ की वो उस पेड़ की पूरी लाइफ साइकिल बता देगा कि इस पेड़ को इतने इतने जनों ने ऐसे ऐसे काटा था, इसकी इतनी टहनियां थी, इसकी लाइफ इतनी थी। अगर हम अपना सिर्फ 20% दिमाग भी यूज करने लग जाते हैं तो, समझे? लेकिन ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस अपने ब्रेन को मुश्किल से 0.5% भी यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है? और अगर हम 100% अपना दिमाग यूज कर लेते हैं ना, तो वो इंसान तो मर ही जाता है, मतलब लगा लो वो भगवान हो गया। 20% दिमाग में हमारे पास बहुत सारी सुपर नेचुरल ऐसी पावर्स आ जाती हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हो सकते हैं उसमें। ह्यूमंस आज एक स्टडी के दौरान पाया गया था, ह्यूमंस से ज्यादा लॉजिकल जो है ना, वो डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन मछली? हाँ, मछली जो होती है, डॉल्फिन होती है शार्क, आई गेस शार्क। पैनी सी जो होती है, जिसकी नोक होती है आगे, वो शार्क होती है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो शार्क जो है, शार्क इससे ह्यूमन से ज्यादा लॉजिकल है आज के टाइम पे। उसने अपने दिमाग को इस तरीके से यूज किया, उसने अपने दिमाग को इस तरीके से निजात किया कि उसने अपने दिमाग में एक इकोलॉजिकल ओरा भी बना लिया। वो इको को हमसे ज्यादा कैच कर लेती है। अगर समुद्र के किसी भी कोने में कहीं पे आवाज होगी ना, वो शार्क को सुन जाएगी। हाँ, तभी वो जल्दी शिकार कर लेती है। हाँ, तो एक शार्क जो है वो ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट है आज की डेट में। ह्यूमंस अपना दिमाग ही नहीं यूज कर पा रहे हैं, उनको उनकी कंसंट्रेशन पावर ही नहीं है, जीरो हो चुकी है। तो ये यहाँ पे आता है लॉजिकल कि भाई डज इट रियली मेक सेंस, ऐसा क्वेश्चन अराइज होना, या फिर हाउ डज दिस फॉलो फ्रॉम व्हाट आई सेड बिफोर, ऐसा क्वेश्चन अराइज होना। डज दिस कॉन्ट्राडिक्ट प्रीवियस स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन अराइज होना। तो क्या होता है, ये हमारा लॉजिकल क्वेश्चंस है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सुपरमैन कैन सी थ्रू एवरीथिंग, सुपरमैन कैन सी थ्रू एनीथिंग। तो यहाँ पे क्या है, मैं लॉजिक दे रहा हूँ कि जो सुपर हीरोज होते हैं वो कहीं पे भी देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, उनके पास पावर होती है। या फिर सुपरमैन कैन सुपरमैन कैन सी थ्रू वॉल्स, वो दीवार के आर पार भी देख सकते हैं। मैंने ये स्टेटमेंट दी है ना। तो स्टेटमेंट एक्यूरेट भी आ रही है, प्रिसाइज भी आ रही है, रेलेवेंट भी आ रही है, एक्यूरेट सब सब हो रहा है ना। और लेकिन इसमें एक लॉजिक भी आ गया कि भाई उनके पास कोई ऐसी पावर है या उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा हाई है कि वो दीवार के आर पार भी देख लेते हैं, है ना। तो ये है लॉजिक। फिर आता है हमारा फेयरनेस, लास्ट है ये हमारा फेयरनेस। फेयरनेस क्या होती है, we do not naturally consider the rights and needs of other on the same plane with their own rights and needs, but to be a good thinker you should apply fairness in your thinking। अगर आप क्रिटिकल थिंकर हो तो आप फेयरनेस के बारे में जरूर सोचोगे, ठीक है। फेयरनेस क्या होती है कि आप अपने तथ्यों से, अपने जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, उनके साथ आप एक प्योर वो गेम कर रहे हो, ठीक है, वो कहलाएगी फेयरनेस। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर कोई भी कोटेशन हम यूज करते हैं, कोई भी फ्रेज यूज करते हैं, तो उसके पीछे उसके राइटर का नाम लिख देते हैं, है ना। वो जो राइटर का हमने नाम लिखा ना, वो हमारी फेयरनेस कहलाएगी। भाई हमने भले ही कॉपी पेस्ट किया, बट हमने उस राइटर के हक को नहीं मारा, उस राइटर का नाम हमने मेंशन किया, है ना। तो हम अच्छे क्रिटिकल थिंकर हैं क्योंकि हमने अपने स्टेटमेंट को फेयर किया। जैसे कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज एंड फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, it will live its whole life believing that it is stupid। अल्बर्ट आइंस्टाइन। मैंने ये स्टेटमेंट दी तुम्हें। तो अब ये स्टेटमेंट देखो, प्रिसाइज है, लॉजिकल है, एक्यूरेट है ना। सारे जो 6-7 मापदंड हमने स्टैंडर्ड्स देखे, उन सब के एक्यूरेट है। बट
अब मैंने पीछे अल्बर्ट आइंस्टाइन बोला, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट को फेयर कर दिया फेयर कि कर भाई, दिया। है ना, तो ये कहलाएगा हमारा फेयरनेस। डू आई हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन दिस इशू? क्या मैं इस इशू में अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर पा रहा हूँ? आई एम सिंपैथेटिकली रिप्रेजेंटिंग द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स? एम आई ओपन माइंडेड? ये जब क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो समझ लो कि फेयरनेस आप कर पा रहे हो। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आ रहा है आपको? बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन सब के क्वेश्चंस को बताता है क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, ठीक। तो क्या? ये है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग हम डेली एट काम के जगह पे कर सकते हैं, डेली लाइफ पे कर सकते हैं, है ना। मतलब कि ये बेनिफिट्स हैं क्रिटिकल थिंकिंग के कि हम फुलिश डिसीजन नहीं लेते। ठीक है, हम गुड सिटीजन हो जाते हैं, हम सोशली कनेक्ट हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। और बैरियर्स होते हैं कुछ हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के। बैरियर्स 5 हैं इसके। एक है हमारा इकोसेंट्रिज्म, एक है हमारा सोशियो सेंट्रिज्म, दूसरा है हमारा अनवारंटेड अजम्पशंस, तीसरा है हमारा विशफुल थिंकिंग, और फोन क्यों आ रहा है? अच्छा, 12 मिनट ऊपर हो गए ना लेक्चर के। ठीक है, ये लास्ट हमारा है, तो हमारी 3rd यूनिट पूरी हो जाएगी। बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बैरियर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग हमारे यही होते हैं कि भाई अगर हम कहीं गलत एजम्पशंस लगा रहे हैं, ठीक है, वो बैरियर हो जाएगा हमारी क्रिटिकल थिंकिंग में। हाँ, रुकावटें। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। ठीक है, तो वो हमारा बैरियर कहलाएगा। और रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म भी हमारा बैरियर कहलाता है कि अगर हम रिलेट नहीं कर पा रहे अपनी स्टेटमेंट्स को, तो भी हमारे ये बैरियर हो जाएंगे। तो 5 मोस्ट पावरफुल बैरियर्स हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग के। दैट इज ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है? जब हमारे अंदर मैं की भावना आ जाती है, जब हमारे अंदर ईगो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सोशियोसेंट्रिज्म, जब हम अपनी सोसाइटी से डर जाते हैं, हम स्टैंड नहीं ले पाते। ठीक है, अनवांटेड अनवारंटेड अजम्पशंस, जब हमारी अजम्पशंस गलत हो जाती हैं। ठीक है, विशफुल थिंकिंग और रिलेटिविज्म, ये है क्रिटिकल थिंकिंग के बैरियर्स। तो इट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल कौन सी थिंकिंग। बताई? चौथी कौन सी बताई? विजुअल, विशफुल, विशफुल थिंकिंग। विशफुल मतलब? विशफुल थिंकिंग का मतलब होता है कि भाई जैसे ना हम विश करते हैं, जैसे कि अब आपने कहा हे भगवान मुझे करोड़पति बना दे। हाँ, तो ये क्या है? आपकी सोच है, आपकी विश है, विशफुल थिंकिंग है ये आपकी, है ना। बट ये देखो कहीं पे भी रेलेवेंट नहीं हो पा रही, कहीं पे भी कुछ नहीं हो पा रही। अब एक बात बताओ, छोटा 5 साल का बच्चा अगर ये बात कहेगा, हे भगवान मैं करोड़पति बन जाऊं कल ही, तो क्या पॉसिबल है? कोई स्टेटमेंट एक भी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रही, नहीं है ना। तो ये होती है विशफुल थिंकिंग। तो ये बैरियर ही हुआ ना एक तरीके का क्रिटिकल थिंकिंग में, रुकावट ही आई है ना। तो ये है क्रिटिकल थिंकिंग के वो हमारे बैरियर्स। तो इट इज ऑल अबाउट योर 3rd यूनिट। आपकी 3rd यूनिट पूरी होती है आज। बाकी के टॉपिक जो 3rd यूनिट के वो सारे हमारे रिपीटेड हैं। जैसे कि क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर हम बहुत बार कर चुके हैं कि उसको पैशनेट होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। और बाकी के जितने भी टॉपिक